तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली का मुकाबला मूलान ग्रासलैंड के एक बहुत ही पावरफुल बंदे से हो गया, जो कि कल्टीवेशन के मामले में भी हानली से अपर लेवल पर था। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमें बहुत ही भयानक बैटल दिखाई गई, जिसमें हानली ने अपने लाइटनिंग सोर्ड के साथ साथ गोल्डन ड्रैगन और ब्लू आइज फ्लेम्स का भी यूज किया। वहीं पर उसके अपोनेंट्स ने उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की, मगर फाइनली वो नाकाम होकर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि उसकी नेसेंट सोल वहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी थी। इस तरह से हानली ने उसकी विंड कैरेज और एंशिएंट 1000 माउंटेन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर सीधे सीनियर सांगकुन की केव की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सभी लोग एक माउंटेन के सामने पहुंच गए। मार्क्विस नानगोंग सबको बताने लगे कि इसी जगह की तलाश में हम यहाँ आए थे। इसी माउंटेन के अंदर हमें सीनियर सांगकुन की केव मिलेगी। हानली ने नोटिस किया कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा थिन है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे कोई निशान भी नहीं जिसका इस्तेमाल करके हम सही माउंटेन तक पहुँच पाए। ये तो अच्छा हुआ कि मार्क्विस नानगोंग ने इस रास्ते को याद रखा, वरना तो यहाँ पर पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पहला तो मुझे लगा था यहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर मौजूद होगी, लेकिन मेरा अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। अब यहाँ पर एल्डर यून मार्क्विस से कहने लगा कि अगर यही वो लोकेशन है तो प्लीज इसे ओपन कीजिए। हम ऑलरेडी दुश्मनों के इलाके में हैं, तो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। जिस पर मार्क्विस कह रहा था, हाँ एंट्रेंस का डोर तो मैं ओपन करूंगा, लेकिन उसके पहला मैं फिर से एक बार रूल्स को याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार हम केव के अंदर जाए, वहाँ पर ट्रेजर के लिए मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अंदर हमें जो भी ट्रेजर्स मिलेंगे उसमें से सबसे पहला ट्रेजर चुनने का हक मुझे और मास्टर युन को है, क्योंकि हमने ही इस केव की तलाश की थी, तो हमें ये प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एक बार हम दोनों अपना अपना ट्रेजर चुन ले, फिर बाकी बचा हुआ सारा ट्रेजर तुम आपस में डिवाइड कर सकते हो। हम दोनों उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। मगर उनकी इस बात पर कोई भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मास्टर युन कह रहे थे कि अगर तुम में से किसी को भी इस बात पर एतराज हो तो अभी बोल सकते हो, मगर इनमें से किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मगर हानली इस कल्टीवेशन की दुनिया की फितरत को जानता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि जब तक ये लोग लोकेशन पर नहीं पहुंचते तब तक ये इंसानों जैसा ही बर्ताव करेंगे। मगर ट्रेजर्स मिलने के बाद यहाँ पर क्या हंगामा होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। ये सब के सब शैतान है और शैतानों की फितरत होती है धोखा देना, इसीलिए मुझे कुछ भी करके यहाँ पर काफी ज्यादा संभाल कर रहना पड़ेगा। और उतने में ही मार्क्विस और मास्टर युन ने अपने काइशान फ्लैग्स को बाहर निकाल लिया। ये एक बहुत ही गजब का आर्टिफैक्ट था, जो कि बिना कोई शोर करे किसी भी चीज को पियर्स कर सकता है। अब उन फ्लैग्स ने माउंटेन पर सेट होते साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी डिवाइन पावर रिलीज होते हुए उस पूरे माउंटेन पर कवर हो गई। वो माउंटेन तो बड़ी खूबसूरत तरीके से ग्लो कर रहा था और फिर उसके दरमियान एक क्रैक पड़ गया। ये दरार इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने उस माउंटेन को 2 हिस्सों में चीर दिया। वैसे तो ये काम बिना धमाके के नहीं हो सकता था, लेकिन काइशान फ्लैग ने इसे बड़े ही आराम से कर दिखाया। इस नजारे को देखते साथ ही वांगचान का मुंह तो खुला के खुला रह गया। और उतने में उस बंदे की नजर पड़ी हानली पर, जो कि इशारों में उससे कह रहा था कि चल माउंटेन में जाएंगे। यहाँ पर हानली बस इस बंदे को उकसा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अब वांगचान चाहकर भी उस पर अटैक नहीं कर सकता। वेल यहाँ पर वांगचान ने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया। वो भी हानली की कल्टीवेशन लेवल को देखकर ये औकात में रहना सीख गया था। हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा तो बिल्कुल भी अपने अंकल टियांगू का पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे नहीं लगता कि इनका फेविकॉल वाला जोड़ इतनी आसानी से छूटने वाला है। शायद ट्रेजर को हासिल करने के बाद ही वांगचान का हिसाब लगाना होगा, मगर कोई ना, तब तक मैं इसके साथ और ज्यादा मजे करूंगा। उतने में ही मास्टर युन सबको बताने लगे कि इस जगह पर टाइमिया और डिवाइन रेस्ट्रिक्शन नाम का स्पेल लगाया गया है, इसलिए वहाँ पर एंटर करते हुए हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिसके बाद ही सभी लोग उस माउंटेन के बॉटम में पहुँच गए। हानली ने तुरंत ही नोटिस किया कि इस जगह पर उनके स्पिरिचुअल सेंस को ब्लॉक किया जा रहा, यानी कि वो अपने स्पिरिचुअल सेंस को फुल स्ट्रेंथ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ मौजूद क्रिस्टल्स मुझे थोड़े जाने पहचाने मालूम हो रहे। और उतने में उस केव के एंट्रेंस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अभी देखकर ये सभी नेसेंट सोल काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए। इतना ही नहीं, एल्डर यू तो इतना पैनिक हो गया था कि उसने तुरंत ही अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लिया। वो मार्क्विस नानगोंग से पूछ रहा था कि बताओ इस सब का क्या मतलब है, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया, कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं थी। जिस पर मार्क्विस नानगोंग हंसते हुए
हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि इस केव के दरवाजे को मैंने बंद किया? भला मैं अपनी टीम के साथ ऐसा क्यों करूंगा? ये तो माउंटेन के आउटर साइड पर सेटअप किया हुआ रेस्ट्रिक्शन है जिसका काम है अपने आप एक्टिवेट होकर स्टोन माउंटेन को बंद रखना। पिछली बार जब मैं मास्टर युन के साथ यहाँ आया था उस वक्त भी ये दरवाजा ऐसे ही बंद हुआ। वहीं पर मास्टर युन भी बता रहे थे कि अब हम 3 दिनों के लिए इस माउंटेन में बंद हो चुके हैं। हर चौथे दिन यहाँ का रेस्ट्रिक्शन कमजोर पड़ जाता है, तो उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मैं और मार्क्विस तुरंत ही इस दरवाजे को ओपन कर पाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर स्टक रह जाएंगे। मगर वांगचान तो 3 दिनों का नाम सुनते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो हानली के साथ तो एक पल भी बिताना नहीं चाहता और यहाँ पर सीधे 3 दिनों का सवाल था। तभी मास्टर युन कहने लगा कि दरअसल इस माउंटेन पर लगाया और रेस्ट्रिक्शन हमारे ही फायदे के लिए है। मुलान रेस का पावरफुल से पावरफुल स्पेल वॉरियर भी हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही एल्डर यो कहने लगा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अगर आप यहाँ आने से पहले ही हमें ये सब बता देती तो शायद मैं आप पर शक ना करता। मैंने तो बेवजह ही अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लिया। खैर, अगर यहाँ पर कोई और भी ट्रैप होगा तो हमें पहला ही इन्फॉर्म कर देना। उतने में ही मार्क्विस नानगोंग हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि चलो ये फालतू की बकवास बात हो गई, क्यों ना आप काम की बात की जाए। पिछली बार मैंने सीनियर युन के साथ इस केव को विजिट तो किया, लेकिन यहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। वेल, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और इसी वजह से हमने अपनी टीम को गैदर किया और अब इन दोनों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद ग्राउंड को हटा दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद एक बहुत ही पेचीदा मैकेनिज्म अपीयर हो गया जिस पर सेम टू सेम अनियन जैसी हजारों परतें चढ़ाई गई थी। मार्क्विस नानगोंग कह रहा था कि इस रेस्ट्रिक्शन को हटाना हम दोनों के बस की बात नहीं, तो चलो फिर जल्दी से अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करते हुए इस रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करो। भले ये मेथड सिंपल है लेकिन इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। बस इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने में हमें कितना वक्त लगेगा ये कोई भी बता नहीं सकता। हमें 2 दिन भी लग सकते हैं या फिर 2 महीने। उतने में ही एल्डर युनताई कहने लगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है जिसे मैंने हाल ही में अक्वायर किया। दरअसल उस ट्रेजर को रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अब अगर तुम लोग चाहो तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये बुढ़िया अकेले इस रेस्ट्रिक्शन को हटाएगी तो फिर उसका इसे फायदा भी मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मार्क्विस नानगोंग और मास्टर युन के साथ मुझे भी ट्रेजर को चुनने का पहला मौका दिया जाए। साथ ही जब बाकी के लोग अपने ट्रेजर्स को डिवाइड करेंगे उसमें भी मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए। तो मार्क्विस नानगोंग और मास्टर युन इसके लिए तुरंत ही राजी हो गए। वो कह रहे थे, मैडम युनताई, आप यहाँ के रेस्ट्रिक्शन को हटाने की पूरी कोशिश कर सकती हो। अगर आप इसमें कामयाब हो गई तो आपकी सारी शर्तों को एक्सेप्ट किया जाएगा। इनफैक्ट मार्क्विस ने ये ऑफर सबके लिए ओपन कर दिया। वो कह रही थी कि अगर एल्डर युनताई इसमें फेल हो गई तो तुम में से कोई भी बंदा अपनी किस्मत को आजमा सकता है। उस बंदे को भी हमारे साथ ट्रेजर चुनने का मौका मिलेगा। अब लेडी युनताई ने तुरंत ही अपने उस ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। दरअसल ये एक एंशिएंट ट्रेजर था जिसमें किसी भी रेस्ट्रिक्शन को हटाने की काबिलियत है। वेल, इस ट्रेजर को थंडर फायर कोन के नाम से जाना जाता था और अब एल्डर युनताई ने तुरंत ही अपने आर्टिफैक्ट को पहली लेयर पर हिट कर दिया। हानली तो इस ट्रेजर की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस थंडर फायर से बस बैरियर्स को ही हटाया नहीं जा सकता। अगर ये लेडी चाहे तो इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए किसी पर भी स्नेक अटैक कर पाएगी। ऐसे हमले से खुद को बचाने के लिए मेरे बस थंडर एंड विंड विंग्स ही काम आ सकते हैं, मगर फिर भी उन विंग्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मेरे घायल होने के चांसेस होंगे। वेल, ये सारी बातें हानली इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे कोई गारंटी नहीं कि आगे चलकर यहाँ पर क्या होगा। उतने में ही एल्डर युनताई ने सीधे उस रेस्ट्रिक्शन के पीठ में जंप लगा दी, लेकिन हानली को पता था कि ये लेडी बस अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके इस रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक नहीं कर सकती। सीनियर सांगकुन इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो अपने रेस्ट्रिक्शन को आसानी के साथ ब्रेक होने दे। इधर उस थंडर फायर कोन ने सेकंड लेयर को पियर्स करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एल्डर युनताई ने अपनी सारी डिवाइन पावर्स को आर्टिफैक्ट के साथ चैनल कर दिया ताकि ये वाला रेस्ट्रिक्शन भी तुरंत हट जाए। तो अब इस कंटिन्यूअस पियर्सिंग की वजह से सेकंड लेवल भी ब्रेक हो गई और वो थंडर फायर कोन सीधे जाकर तीसरी लेयर पर टकरा गया था। लेकिन तीसरी लेयर पर जाते ही उस थंडर फायर कोन पर क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही साथ उस केव में मौजूद क्रिस्टल्स भी अपने आप ग्लो करने लगे, जो देखते साथ ही सभी नेसेंट सोल थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। टियांगो कह रहा था कि शायद एल्डर युनताई ने एक और रेस्ट्रिक्शन को ट्रिगर किया। हालांकि मार्क्विस नानगोंग समझ चुका था कि अब वो रेस्ट्रिक्शन इन पर बैकलैश करेगा, तो इन सभी नेसेंट सोल से कहने लगा कि चलो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को रिलीज करो।
हमें कुछ भी करके वहाँ की एनर्जी को स्टेबलाइज करना होगा। सो इन सभी ने वन बाय वन करते हुए अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो पूरा रेस्ट्रिक्शन पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से फील हो चुका था। मगर इन सबकी पावर्स मिलकर भी उस रेस्ट्रिक्शन के ट्रिगर को स्टेबलाइज नहीं कर पाती, जिसके चलते लेडी युनताई के थंडर फायर को उनके चिथड़े उड़ गए। वो भी काफी ज्यादा पैनिक होकर तुरंत ही उस मैकेनिज्म से बाहर आ गई। बल यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक तो नहीं कर पाई, मगर उल्टा उसका ही नुकसान हो गया। वहीं पर हानले ने अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के क्रिस्टल को चेक किया। उसके अंदर उसे एक टेरिफाइंग एनर्जी नजर आती है। वो तो पहले ही समझ गया था कि इन क्रिस्टल्स का इस रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अगर ये क्रिस्टल शांत नहीं हुए तो रेस्ट्रिक्शन का बैकलैश भी शांत नहीं हुआ। और यहाँ पर हानले का अंदाजा पूरी तरह से सही था। वहाँ के रेस्ट्रिक्शन से जितने भी बैकलैश रिलीज हो रहे थे, उसने इनकी सोल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इनफैक्ट वो तो मार्क्विस को ये कहने लगे कि जल्दी से इस केव का गेट ओपन कीजिए, लेकिन मार्क्विस ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि जब तक ये रेस्ट्रिक्शन कमजोर नहीं पड़ेगा, हम दरवाजे को ओपन नहीं कर सकते। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, हमें कुछ भी करके इन बैकलैशेस को रोकना पड़ेगा। क्यों ना हम सभी लोग अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का एक जोरदार हमला करके इस रेस्ट्रिक्शन को एक्सप्लोड कर दें। मगर हानले ने ऐसा करने से मना कर दिया। सिर्फ डिवाइन सेंसेस का यूज करके रेस्ट्रिक्शन को हटाया नहीं जाएगा। क्यों ना एल्डर युनताई जैसी मैं भी एक बार कोशिश करूं। और इतना कहते साथ ही वो सीधे उस गड्ढे में उतर गया। यहाँ पर मार्क्विस नानकांग और मास्टर युन तो हानली की बहादुरी देखकर ही सरप्राइज रह गए। तब तक हानली तीसरी लेयर पर पहुंच गया था। उसने वहाँ पर फटाफट से अपने फ्लैग फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया। वेल यहाँ के हर एक मैकेनिज्म पर हानली ने अपने फ्लैग्स को काफी सिस्टमेटिकली सेटअप कर दिया और अब वो अपने फॉर्मेशन के सारे नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस डिवाइन रेस्ट्रिक्शन को हटाने की कोशिश करने लगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये तो एंशिएंट एरा का एक सबसे भयानक रेस्ट्रिक्शन है। उस जमाने में ऐसे बस 10 ही रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते थे और ये उन 10 ग्रेट फॉर्मेशन में से एक है। इसे टाइम या ट्रेजर मायरियाड ब्लॉसम एरी के नाम से जाना जाता था। इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का बस एक ही तरीका है, बस एक ही बंदे का स्पिरिचुअल सेंस इसकी लेयर को हटा सकता है और ये काम इसकी हर एक लेयर पर करना पड़ेगा, तभी जाकर इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। मगर हानली को भी पूरा भरोसा नहीं था कि वो इस रेस्ट्रिक्शन को हटा पाएगा और अगर वो इसमें फेल हो गया तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बैकलैशेस हो गए, जिसमें हानली के साथ साथ उसके सभी साथी मारे जा सकते थे। यानी कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक था। ये किसी भी नेसेंट सोल को चुटकियों में मार सकता है। हानली कह रहा था कि मैंने रूइन के फॉर्मेशन मैनुअल से अर्थ एंड माउंटेन को एक कैसे किया जाए इसके बारे में पढ़ा हुआ था। उस मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी एबिस में एंटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बस वही टेक्निक यहाँ पर काम आएगी। मगर इस टेक्निक में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें मुझे 15 से 16 फॉर्मेशन एक साथ ही मैनेज करने पड़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो फिर ये काम काफी आसानी के साथ हो जाएगा। इधर मार्क्विस नानकांग कह रहे थे कि जैसे ही डाओइस्ट हानली नीचे गया तभी से बैकलैश होना बंद हो गए। ये बंदा तो डिवाइन सेंसेस के साथ साथ फॉर्मेशंस का भी मास्टर निकला। हम जवान से बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक ऐसी भयानक नॉलेज को हासिल नहीं कर पाए। ये बंदा वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पर मास्टर युन भी मार्क्विस की बातों से पूरी तरह से अग्री थे। वहीं दूसरी तरफ हानली ने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फॉर्मेशन को एक साथ ही एक्टिवेट कर दिया। वेल यहाँ पर वो लेयर बाय लेयर नहीं बल्कि एक साथ ही इस पूरे रेस्ट्रिक्शन को हटाने की फिराक में था। जैसे ही पहली बार हानली ने रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक किया, वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। उस धमाके में रिलीज होने वाली ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि सभी नेसेंट सोल पैनिक हो गए। मगर उन्होंने चेक किया कि रेस्ट्रिक्शन तो अभी भी कायम है, जो देखते साथ ही वांगचान कहने लगा कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये बंदा बस बड़ी बड़ी बातें फेंकने में माहिर है। मेरे सेकंड अंकल को टियानियन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला। अगर वो एक जीनियस होकर इस फॉर्मेशन को नहीं हटा सकते तो फिर ये मामूली सा हानली क्या ही उखाड़ लेगा। जो सुनते साथ ही टियांगो वांगचान को डांटने लगा। वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल होती। ये कोई मामूली सा फॉर्मेशन नहीं जो चुटकियों में ओपन हो जाए। ये एंशिएंट इरा की 10 ग्रेटेस्ट फॉर्मेशंस में से एक है, तो जाहिर सी बात है कि इसे ब्रेक करने में हानली को थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन वांगचान को तो पूरा यकीन था कि हानली इसमें फेल होने वाला है और उसी वक्त हानली की ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिवाइन रेस्ट्रिक्शन हटकर इनका रास्ता साफ हो गया। ये देखते साथ ही मार्क्विस और मास्टर युन के तो होश उड़ गए। तब तक हानली भी ऊपर आ चुका था। मार्क्विस तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो पूरी तरह से हानली पर लट्टू हो गया। वो कह रहा था, मेरे दोस्त, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अकेले ही
कुछ ही मिनटों में इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाओगे। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, सच बताओ तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब तुमने तो अपना काम कर दिया, तो मैं और मास्टर यून भी अपना वादा जरूर निभाएंगे। मास्टर यून और मेरे ट्रेजर को सिलेक्ट करने के बाद सीधा नंबर तुम्हारा आएगा और इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। उतने में ही टियांगू कह रहा था कि चलो ये रेस्ट्रिक्शन तो हट गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीचे केव में क्या और भी रेस्ट्रिक्शंस मौजूद है। जिस पर मार्क्विस जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने सीनियर सांकुन के फाइनल मैनुअल को पढ़ा हुआ है। उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर बस टाइमिया और डिवाइन रेस्ट्रिक्शन ही सेटअप है। अगर कोई इसे ब्रेक कर पाया तो फिर उसके आगे की पाथ पूरी तरह से साफ रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि सीनियर सांकुन ने अपने मैनुअल में झूठ बोला होगा। मगर हानली को सीनियर सांकुन के आखिरी लफ्जों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि ये सीनियर सांकुन इतना भी सीधा होगा। हो सकता है कि अंदर केव में और भी ज्यादा भयानक ट्रैप्स हो। और अब फाइनली ये लोग सीधे उस केव की बॉटम लेयर पर पहुंच गए। यहाँ पर इनके सामने एक मेंशन बना हुआ था, साथ ही वहाँ बाहर रखे हुए एक टेबल पर उन्हें एक स्क्रॉल मिला। तो मास्टर यून ने तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए स्क्रॉल को ओपन कर दिया। उस पर एक पेंटिंग बनाई गई थी। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सीनियर सांकुन की ही पेंटिंग होगी। तभी टियांगू बताने लगा कि सीनियर सांकुन काफी ज्यादा घमंडी था। ऐसा कहा जाता है कि वो जहाँ भी गया उसने वहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखा। शायद इस पेंटिंग का भी यही मतलब होगा। जिस पर मास्टर यून कहते कि हाँ, यहाँ पर पेंटिंग का मिलना काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये बस एक मामूली सी पेंटिंग है, तो क्यों ना फिलहाल के लिए इसे अपने पास रखा जाए। जब हमें बाकी की सारे ट्रेजर्स मिल जाए तब हम लोग मिलकर इसका फैसला लेंगे कि ये पेंटिंग किसे दी जानी चाहिए। और इतना कहते साथ ही मास्टर यून ने उसे अपने स्टोरेज बैग में स्टोर कर दिया। जिसके बाद ये लोग उस इलाके को एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर हानली एक बार फिर से वांगचान को घूर कर देखने लगा। वो जानबूझकर वांगचान को उकसा रहा था और उसका ये पैंतरा काफी हद तक काम भी कर गया। असल बात तो ये है कि ये बंदा कब का ही हानली के हाथों मारा जाता, लेकिन वो जिंदा है तो बस टियांगू की वजह से। अब हानली के वहाँ से आगे बढ़ते साथ ही टियांगू अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगचान से बात करने लगा। वो कहता है कि शायद तुमने इस बंदे को काफी ज्यादा तंग किया था, इसी वजह से तो ये तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है ये तुमने अपनी आंखों से विटनेस किया। मेरे ख्याल से तुमने उस बंदे के साथ जल्दी से सुलह कर लेनी चाहिए, वरना फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। साथ ही यहाँ पर रुयान भी हानली का ही साथ दे रही थी। वो अपने हस्बैंड वांगचान से कहने लगी कि ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, उस रेस्ट्रिक्शन को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये काम हानली ने कर दिखाया। अब अपनी वाइफ के मुंह से अपने दुश्मन के लिए तारीफें सुनकर तो वांगचान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि इस मिशन पर आया हुआ हर एक नेसेंट सोल एक जीनियस है, बस फर्क इतना है कि उन लोगों ने हानली जैसे अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं किया। मगर हानली की बात कुछ और है, ये बंदा हमेशा ही अपनी पावर्स की नुमाइश करता आया। हालांकि उसका अंकल टियांगू भी जानता था कि यहाँ पर वांगचान बस अपनी भड़ास निकाल रहा। वो कह रहा था वांगचान, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकतवर बनना। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। यही इस कल्टीवेशन की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ पाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पास्ट में भी तुम अच्छे से जानते थे कि ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी तुमने उसे उंगली की और अब वो एक नेसेंट सोल बनकर हमारे डेविल स्पिरिट सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुका है। वैसे भी हम टियानियन कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा दूर आ चुके। अगर यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो इसकी खबर हमारे सेक्ट को भी नहीं मिलने वाली। कोई भी ये जान नहीं पाएगा कि हम लोग हानली का शिकार बन गए, और न ही हमारा सेक्ट मूलान ग्रासलैंड जैसे भयानक इलाके में आकर हमारी मौत की इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे के साथ सुलह कर लो। और अभी सभी लोग उस मेंशन के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ के अलग अलग हिस्सों में ढेर सारे ट्रेजर्स रखे गए थे, तो हानली वन बाय वन उन सभी ट्रेजर्स को चेक करने लगा। यहाँ पर एल्डर यू तो इन एंशिएंट ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी पिल्स है जो हमारे जैसे नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स के काम आएगी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि इस ट्रिप से हमें खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हानली इन सभी ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। वो सोचता है कि भले ये ट्रेजर काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन सीनियर सांकुन एक लेजेंडरी कल्टीवेटर थे। अगर उनकी रेपुटेशन की बात की जाए फिर तो ये ट्रेजर किसी काम के नहीं। मुझे नहीं लगता कि सीनियर सांकुन ने स्पेशल ट्रेजर्स को ऐसे डिस्प्ले में रखा होगा। और तभी हानली को एक एंशिएंट ग्रास नजर आई। अब वो उस ग्रास को चेक कर ही रहा था कि तभी रुयान ने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए हानली से बात करना शुरू कर दी। वो बताने लगे कि सीनियर हानी से इन कंडेंसिंग ग्रास कहा जाता। अगर आपको किसी कोल्ड टाइप के पिल को रिफाइन करना है तब ये ग्रास आपके काफी ज्यादा काम आएगी। जिस पर हानली कह रहा था हाँ मैं इन कंडेंसिंग ग्रास के बारे में जानता हूँ। इस ग्रास की उम्र जब
100 साल को टच करेगी तभी इसके पास बहुत ही खतरनाक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती। मगर ये ग्रास तो न जाने कितने ही सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे इसके 100 साल कब के ही निकल गए वैसे ही इसकी पावर भी कम हो गई। मुझे नहीं लगता कि कोल्ड पिल्स को रिफाइन करते वक्त इसका ज्यादा फायदा होगा। जिस पर रुयान कहने लगी, सीनियर अगर सच बताओ तो मैं आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। आपके पास फॉर्मेशंस का गहरा नॉलेज है और अब मुझे पता चल रहा कि आपने तो पिल रिफाइनिंग में भी महारत हासिल की है। उतने में ही हानली उससे कहने लगा कि मिस रुयान, क्या आप जानती नहीं हो आपके हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? हम दोनों लाइफ एंड डेथ के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर मेरे साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही हो। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके हस्बैंड को हमारी बात करने से ऐतराज होगा? भले ही हमने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात की, लेकिन वांगचान को इसका पता लगाने के लिए बस हमारी शक्लें देखनी होगी। जिस पर रुयान कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ वो हमारी बातों को नोटिस करेगा, लेकिन मेरा आपके साथ बात करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सालों पहले यान फैमिली के फोर्ट में जो हादसा हुआ था उसमें मैं काफी ज्यादा बीमार थी। इनफैक्ट उस वक्त मेरी सोल पूरी तरह से वांगचान के अंडर कंट्रोल थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वहाँ पर हो क्या रहा है। वांगचान ने न जाने कितने ही सारे लोगों को खत्म करके मेरी सोल को पावरफुल बनाया। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देती। मैं मरना पसंद करती लेकिन कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुँचाती। जिस पर हानली कहता है कि अब उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भले ही इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मगर वांगचान की शर्तों को तुम्हारे फादर ने खुद होकर एक्सेप्ट किया था। वो अच्छे से जानता था कि कई सारे मासूमों को मारकर ही तुम्हें बचाया जा सकता, तो उसने दूसरों की परवाह किए बिना आपको बचाने का फैसला लिया। अब अगर फैसला लिया ही गया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी भुगतना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही हानली गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। इधर वांगचान तो इन दोनों की हरकतें देखकर ही समझ गया कि ये लोग सीक्रेटली बात कर रहे थे, जिसके चलते वांगचान को हानली पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे पहले ही डाउट था कि उसकी वाइफ हानली को देखकर इम्प्रेस हो चुकी है और अब तो ये लोग चोरी छुपे आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से वांगचान को हानली को खत्म करने के लिए एक और वजह मिल गई। वहीं पर हम रुयान को देख पाते जिसे कि हानली की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, यानी कि इसके दिल में भी उन मरे हुए लोगों के लिए कोई रिग्रेट नहीं थी। मगर यहाँ पर वो मीठी मीठी बातें करके हानली को उल्लू नहीं बना सकती। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।